हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना। अध्याय 5 लड़ाकू पेड़। जब गर्मी की छुट्टियां जल्दी से खत्म हो गईं तो हैरी को अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो हॉगवर्ट्स लौटने के लिए बेताब था, परंतु रॉन के घर में बिताया उसका ये महीना उसकी जिंदगी का सबसे सुखद समय था। जब उसने डर्सली परिवार के बारे में सोचा और यह भी कि अगली बार प्रिविट ड्राइव में जाने पर वो लोग उसके साथ कैसा सलूक करेंगे, तो रॉन से ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। रॉन के घर में उनकी आखिरी शाम को मिसेस वीजली ने जायकेदार खाना तैयार किया। हैरी के पसंद की सब चीज़ें शामिल थी। उसने रात का डिनर मुंह में पानी लाने वाली ट्रिकल पुडिंग के साथ खत्म किया। फ्रेड और जॉर्ज ने अंत में फिलिबस्टर पटाखे चलाए, जिन्होंने किचन में लाल और नीले सितारे भर दिए। ये कम से कम आधे घंटे तक छत से निकलकर दीवारों से टकराते रहे। फिर गरम चॉकलेट का आखिरी कप पीने के बाद बिस्तर पर जाने का समय आ गया। अगली सुबह उन्हें अपने काम निपटाने में बहुत समय लगा। हालांकि वे मुर्गे की बांग के साथ ही जाग गए थे, परंतु न जाने क्यों हर काम में कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था। मिसेस वीजली का मूड खराब था, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त मोजों और पंख वाली कलमों की तलाश में इधर उधर भागना पड़ रहा था। सब सीढ़ियों पर एक दूसरे से टकरा रहे थे। वे पूरी तरह कपड़े भी नहीं पहन पाए थे और अपने हाथों में आधे टोस्ट लिए थे। मिस्टर वीजली की गर्दन तो टूटते टूटते बची जब वे जिनी का संदूक कार में रखने के लिए दालान पार कर रहे थे। तभी उनके रास्ते में एक मुर्गी आ गई थी और वो गिरते गिरते बचे थे। हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि 8 लोग, 6 बड़े संदूक, 2 उल्लू, 1 चूहा छोटी सी फोर्ड एंग्लिया कार में कैसे समा सकते थे। जाहिर है उसने यह अनुमान कार की उन खूबियों को जाने बिना लगाया था जिन्हें मिस्टर वीजली ने जोड़ा था। मॉली से एक भी शब्द मत बोलना, वो हैरी के कान में फुसफुसाया। इसके बाद उन्होंने डिग्गी खोलकर दिखाया कि किस तरह उन्होंने इसे जादू से बड़ा कर दिया था ताकि सारा सामान आसानी से समा जाए। जब वो कार में बैठे तो मिसेस वीजली ने पिछली सीट पर निगाह डाली, जहां हैरी, रॉन, फ्रेड, जॉर्ज और पर्सी आराम से बैठे थे। ये देखकर वो बोली, हम मगलुओं को जितना समझदार समझते हैं वो उससे ज़्यादा समझदार हैं, है ना? वे और जिनी अगली सीट पर बैठ गए, जो इतनी फैल गई थी कि पार्क की बेंच लग रही थी। मेरा मतलब बाहर से देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अंदर इतनी जगह होगी, है ना? मिस्टर वीजली ने इंजन चालू किया। कार घर के अहाते से रेंगते हुए निकल गई। हैरी ने घर को आखिरी बार देखने के लिए गर्दन घुमाई। मुश्किल से इतना ही सोच पाया था कि न जाने वो इसे कब दोबारा देख पाएगा कि तभी वो वहाँ वापस लौट कर आए। जॉर्ज फिलिबस्टर पटाखों का डब्बा भूल गया। उसके 5 मिनट बाद वो फिर अहाते में रुके ताकि फ्रेड भागकर अपनी जादुई झाड़ू ला सके। अभी वो मुख्य सड़क पर पहुंचने वाले थे कि तभी जिनी चीखी कि उसकी डायरी छूट गई है। जब जिनी कार में लौटी तब तक उन लोगों को बहुत देर हो चुकी थी और वो सब चिड़चिड़े हो चुके थे। मिस्टर वीजली ने घड़ी को देखा और फिर अपनी पत्नी को, मॉली डियर, नहीं आर्थर, किसी को पता नहीं चलेगा। इसमें मैंने अदृश्य करने वाला बटन लगा दिया है। किसी को नजर आए बगैर हम आसमान में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम बादलों के ऊपर उड़ सकते हैं और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ना आर्थर, दिन के उजाले में नहीं। वे 11:15 बजे किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचे। मिस्टर वीजली भागकर सड़क के उस पार गए ताकि संदूकों के लिए ट्रॉली ला सके। फिर सब तेजी से स्टेशन के अंदर चले गए। हैरी ने पिछले साल भी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़ी थी। सबसे मुश्किल था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक पहुंचना, जो मगलुओं को दिखाई नहीं देता था। इसके लिए बस इतना करना होता था कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 को अलग करने वाले ठोस बैरियर से होकर चलते चले जाएं। आप बैरियर से नहीं टकराते थे, परंतु ये काम सावधानी से करना पड़ता था ताकि कोई मगलू आपको अदृश्य होते हुए न देख पाए। सबसे पहले पर्सी जाएगा। मिसेस वीजली ने बेचैनी से ऊपर लगी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, जो बता रही थी कि बैरियर से होकर गुजरने और गायब होने के लिए उनके पास सिर्फ 5 मिनट थे। पर्सी तेजी से आगे बढ़ा और गायब हो गया। इसके बाद मिस्टर वीजली गए, उनके पीछे फ्रेड, जॉर्ज। मिसेस वीजली ने हैरी और रॉन से कहा, मैं जिनी को लेकर जाती हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे आना। उन्होंने जिनी का हाथ पकड़ा, वे तेजी से आगे बढ़ी। रॉन ने हैरी से कहा, हम इकट्ठे चलते हैं, सिर्फ 1 मिनट बचा है। हैरी ने अच्छी तरह देखा कि हेडविग का पिंजरा उसके संदूक पर सुरक्षित था। फिर उसने अपनी ट्रॉली को बैरियर के सामने रखा। आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे उतनी परेशानी महसूस नहीं हो रही थी जितनी छू पाउडर का प्रयोग करते समय हुई थी। वे दोनों अपनी ट्रॉली के हैंडल पर नीचे झुके बैरियर की तरफ चल पड़े। गति बढ़ रही थी। बैरियर से कुछ दूरी पर पहुंचकर दौड़ने लगे और फिर धड़ाम! दोनों ट्रॉलियां बैरियर से टकराकर उछली और गिर गई। रॉन का संदूक एक जोरदार धमाके के साथ
फर्श से टकराया। हैरी तो जमीन पर गिर गया। हेडविग का पिंजरा चमकते फर्श पर लुढ़क गया। वो गुस्से से चीख रही थी। आसपास के लोग घूरने लगे। पास से गुजर रहे गार्ड ने चिल्लाकर कहा, ओए, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे हाथ से ट्रॉली फिसल गई थी, हैरी ने कहा। जब उसने अपनी पसलियों को पकड़ते हुए उठने की कोशिश की, रॉन हेडविग के पिंजरे को उठाने के लिए भागा, जो इतना कोहराम मचा रही थी कि पास खड़े लोग जानवरों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बात करने लगे। हम अंदर क्यों नहीं जा पाए? हैरी ने फुसफुसाकर कहा। मुझे नहीं पता। रॉन ने उत्तेजित होकर चारों तरफ देखा। उत्सुक लोग उन्हें देख रहे थे। रॉन फुसफुसाया, हमारी ट्रेन छूटने वाली है। मुझे समझ नहीं आता दरवाजा क्यों बंद हो गया। हैरी ने बड़ी घड़ी की तरफ देखा। उसके पेट की गहराई में उबकाई जैसा एहसास होने लगा। 10 सेकेंड, 9 सेकेंड। उसने सावधानी से ट्रॉली आगे बढ़ाई जब तक सीधे बैरियर से नहीं टिक गई। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से उसे धकेला। दीवार ठोस थी। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। चली गई। रॉन बोला। वो स्तब्ध था। ट्रेन चली गई। अगर मम्मी डैडी वापस नहीं आए तो क्या होगा? तुम्हारे पास स्मगलरों के पैसे हैं? हैरी ने खोखली हंसी हंसते हुए कहा। डजली परिवार ने लगभग 6 साल से जेब खर्च नहीं दिया है। रॉन ने अपने कान ठंडे बैरियर से लगाया। तनाव भरे स्वर में बोला, कोई आवाज नहीं आ रही। मैं नहीं जानता मम्मी डैडी को वापस आने में कितना वक्त लगेगा। उन्होंने चारों तरफ देखा। लोग उन्हें अब भी देख रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि हैगविड लगातार चीख रही थी। मुझे लगता है कि हम कार के पास चलकर उनका इंतजार करें, हैरी बोला। लोग हमें अजीब निगाहों से देख रहे हैं। हैरी, कार, रॉन ने कहा और उसकी आंखों में चमक आ गई। कार? हम कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि हम फंस गए हैं, ठीक है, और हमें स्कूल पहुंचना है ना? और अगर सचमुच आपातकालीन स्थिति में हो तो नाबालिग जादूगरों को भी जादू करने की इजाजत है। अनुच्छेद 19 या अधिनियम की कोई और धारा। हैरी का दहशत का भाव अचानक रोमांच में बदल गया। क्या तुम कार उड़ा सकते हो? रॉन बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ अपनी ट्रॉली को धकेलते हुए बोला। चलो हम चलते हैं। अगर हम जल्दी करेंगे तो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के पीछे चल सकते हैं। वे उत्सुक मगलुओं की बीच से होते हुए स्टेशन के बाहर निकले। उस बगल वाली सड़क पर पहुंच गए जहां पुरानी फोर्ट एंग्लिया खड़ी थी। रॉन ने अपनी छड़ी को खास तरीके से ठोककर कार की गुफा जैसी डिग्गी का लॉक खोला। उन्होंने अपने संदूक उसके अंदर डाले। हेडविग का पिंजरा पिछली सीट पर रखा और खुद आगे बैठ गए। रॉन ने अपनी छड़ी ठोककर कार चालू की। ये देखो, कोई और तो नहीं देख रहा। हैरी ने अपना सिर खिड़की के बाहर निकाला। आगे वाली मुख्य सड़क पर कारें तेजी से आ जा रही थी, परंतु उनकी गली खाली थी। उसने कहा, ठीक है। रॉन ने डैशबोर्ड पर लगा छोटा सा बटन दबाया। चारों तरफ की कार अदृश्य हो गई और साथ ही वो भी। हैरी को महसूस हो रहा था कि उसके नीचे की सीट हिल रही थी। उसे इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसके हाथ घुटनों पर रखे हुए हैं और उसकी नाक पर चश्मा है, परंतु उसे अब अपना शरीर नजर नहीं आ रहा था। वो सिर्फ 2 आंखें बन चुका था, जो पार्क की हुई कारों से भरी गंदी सड़क पर जमीन से कुछ फुट ऊपर तैर रही थी। उसके दाईं तरफ से रॉन की आवाज आई, चलो चलते हैं। कार ऊपर उड़ने लगी तो उनके एक तरफ का मैदान और दूसरी तरफ की गंदी इमारतें नीचे छूट गईं और ओझल हो गईं। कुछ ही पल में पूरा लंदन नीचे धुएं में चमकता दिखाई पड़ रहा था। फिर एक धड़ाक की आवाज आई और कार, हैरी, रॉन दोबारा दिखने लगे। ओहो! रॉन अदृश्य करने वाले बटन को ठोकते हुए बोला, ये खराब हो गया है। दोनों ने मुक्के मारे। कार फिर दृश्य हो गई, परंतु कुछ समय बाद दोबारा दिखने लगी। पकड़े रहो! रॉन चीखा। उसने अपना पैर एक्सीलेटर पर तेजी से दबाया। वो नीचे मंडरा रहे थे जैसे बादलों में घुस गए हों। हर चीज कोहरे में घिर कर धुंधली हो गई थी। अब क्या करें? हैरी चारों तरफ से हमला कर रहे बादलों के ठोस ढेर के बीच अपनी आंखें मिचमिचाते हुए बोला। रॉन ने कहा, हमें ट्रेन को देखना होगा ताकि पता चल सके कि किस दिशा में जाना है। एक बार फिर नीचे चलो, जल्दी। वे दोबारा बादलों से नीचे आए। अपनी सीट पर उचक उचक कर नीचे धरती की ओर देखते रहे। मुझे ट्रेन दिख गई, हैरी चीखा। ठीक सामने देखो, वहां पर। नीचे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस किसी लाल सांप की तरह तेजी से भागी जा रही थी। रॉन ने कहा, उत्तर दिशा में। उसने डैशबोर्ड पर लगे दिशा सूचक यंत्र की जांच की। ठीक है, हमें लगभग हर आधे घंटे बाद इसे देखना पड़ेगा। पकड़े रहो। वे बादलों के बीच से होते हुए ऊपर की तरफ उड़ चले। 1 मिनट बाद बादलों से निकलकर सूरज की चमकदार रोशनी में आ गए। वे एक अलग दुनिया में थे। कार के पहिए रोएदार बादल के समुद्र को मथ रहे थे। आंखें चौंधिया देने वाले सूरज के नीचे आसमान चमकीला और नीला था। रॉन बोला, बस हमें इस बात की चिंता करना है कि हम किसी हवाई जहाज से न टकरा जाएं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे।
उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए वे समय समय पर ट्रेन की खोज खबर लेते रहे। जब भी वे बादलों के नीचे आते थे उन्हें हर बार एक अलग दृश्य दिखाई पड़ता था। लंदन बहुत पीछे छूट गया था। इसके बाद उन्हें साफ हरे खेत दिखाई दे रहे थे, फिर चौड़ी बैंगनी बंजर भूमि, फिर गांव जिनमें छोटे चर्च थे, एक बड़ा शहर जिसमें रंग बिरंगी कारें चींटियों की तरह रेंगती हुई नजर आ रही थी। बहरहाल कुछ घंटों के बाद हैरी को मानना पड़ा कि आनंद कम हो रहा है। टॉफियां खाने की वजह से उसे प्यास लग रही थी, पर पीने के लिए कुछ नहीं था। उसने और रॉन ने स्वेटर उतार दिए। हैरी ने अब बादलों की शानदार आकृति को देखना बंद कर दिया था। इस समय वो मीलों नीचे जा रही ट्रेन के बारे में हसरत से सोच रहा था, जहां वो मोटी जादूगरनी की ट्रॉली से बर्फ जैसा ठंडा कद्दू का जूस खरीद सकता था। वे लोग प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक क्यों नहीं पहुंच पाए थे? रॉन ने घंटों बाद बुझी आवाज में कहा, अब ज्यादा दूर नहीं होगा, है ना? अब सूरज बादलों के फर्श पर डूबने लगा था, जो गहरे गुलाबी रंग का हो चुका था। एक बार फिर नीचे उतरकर ट्रेन की जांच करते हैं। ट्रेन अब भी उनके ठीक नीचे थी और घुमावदार रास्ते से बर्फ के ढके पहाड़ के पार जा रही थी। बादलों की छतरी के नीचे ज्यादा अंधेरा था। रॉन ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और कार फिर ऊपर उठाई, परंतु कार का इंजन आवाज करने लगा। हैरी और रॉन ने घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखा। शायद इंजन थक गया है, उसने इतनी लंबी यात्रा पहले कभी नहीं की, रॉन बोला। आसमान लगातार काला होता जा रहा था, सितारे चमकने लगे थे। हैरी ने अपना स्वेटर पहन लिया। उसने गाड़ी की झंझनाहट के कारण विंड स्क्रीन के कांपते वाइपर को अनदेखा किया। रॉन ने कहा, ज्यादा दूर नहीं है। ये बात उसने ये बात हैरी से कम और कार से ज्यादा कही थी। जब वे कुछ समय बाद बादलों के नीचे आए तो उन्हें अंधेरे के बीच आंखें गड़ाकर देखना पड़ा ताकि किसी परिचित वस्तु को देखकर पता करें कि कहाँ है। वहां! हैरी की चीख से रॉन और हेडविग उछल पड़े। सीधे सामने! दूर काले आसमान के नीचे कुछ रेखाएं नजर आ रही थी। झील के किनारे चट्टानों पर बने हॉगवर्ट्स के ऊंचे महल के कई कंगूरे और टावर दिखाई पड़ रहे थे, परंतु कार थरथराने लगी, उसकी रफ्तार कम हो रही थी। चलो भी! उसने कार को प्रेरित किया और स्टीयरिंग व्हील को हल्का सा झटका दिया। बस पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और। इंजन दर्द भरी आवाज में कराहा। बोनट के अंदर से धुएं की लकीरें निकलने लगी। जब वे झील की ओर उड़े तो हैरी ने पाया कि वो अपनी सीट की किनारों को कसकर पकड़े था। कार ने बुरी तरह से झटका दिया। जब हैरी ने खिड़की के बाहर झांका तो 1 मील नीचे पानी की चिकनी काली कांच जैसी सतह दिखी। स्टीयरिंग व्हील पर रॉन की उंगलियों की गांठें सफेद हो गई थी। कार झटका देने लगी। रुकना मत! रॉन बुदबुदाया। वे झील के ऊपर थे, महल ठीक सामने था। रॉन ने एक्सीलेटर पर दबाव डाला, परंतु तभी जोरदार खड़खड़ाहट हुई। आखिरी झटका देकर इंजन बंद हो गया। ओह! रॉन खामोशी में बोला। कार मुंह के बल गिरने लगी। अब वे तेजी से गिरते हुए सीधे महल की ठोस दीवार की तरफ जा रहे थे। नहीं! रॉन चीखा। उसने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया। वे पत्थर की काली दीवार से कुछ इंच से टकराते टकराते बचे। फिर कार एक बड़े गोले में घूमी और धुंधले ग्रीन हाउसों के ऊपर उड़ने लगी, फिर सब्जियों के बगीचे के ऊपर, फिर काले लॉन के ऊपर। इस दौरान वो लगातार नीचे आ रहे थे। रॉन ने स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया, अपनी जेब से छड़ी निकाली। वो चीखा, रुक जाओ! रुक जाओ! उसने डैशबोर्ड और विंड स्क्रीन पर छड़ी मारी, परंतु कार अब भी नीचे गिर रही थी और जमीन जैसे उनकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। देखो, सामने पेड़ है! हैरी चीखा और स्टीयरिंग व्हील की तरफ झपटा, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! कान फोड़ने वाली आवाज के साथ कार पेड़ से टकराई। वे पेड़ की मोटे तने से टकराए और जोरदार झटके के साथ जमीन पर आ गिरे। मुड़े हुए बोनट के नीचे से धुआं निकल रहा था। हेडविग दहशत में चीख रही थी। विंड स्क्रीन से टकराने के कारण हैरी के सिर पर गोल्फ की गेंद जितना बड़ा घूमड़ उभर आया था और उसकी दाईं तरफ रॉन ने एक हल्की मायूस कराह निकाली। तुम ठीक तो हो? हैरी ने व्यग्रता से पूछा। मेरी छड़ी को देखो, रॉन ने कहा। छड़ी के 2 टुकड़े हो गए थे। इसका निचला सिरा लटक रहा था और ये सिर्फ कुछ पिंकों के सहारे आपस में जुड़ी थी। हैरी ने यह कहने के लिए अपना मुंह खोला कि यकीनन स्कूल के टीचर उसकी छड़ी ठीक कर देंगे, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। कोई चीज हमला कर रहे सांड जितनी ताकत से उसकी तरफ वाले कार के दरवाजे से टकराई, जिससे वो उछलकर रॉन की तरफ पहुंच गया। उसी समय छत पर भी उतनी ही जोर का प्रहार हुआ। क्या हो रहा है? रॉन विंड स्क्रीन की तरफ देखने लगा। हैरी ने मुड़कर समय रहते देख लिया
कि अजगर जितनी मोटी एक शाखा अंदर घुसने वाली है, वह जिस पेड़ से टकराए थे वो उन पर हमला कर रहा था। आह! रॉन बोला जब दूसरी मुड़ी हुई शाखा ने उसकी तरफ वाले दरवाजे को पिचका दिया। गुस्सेल सांड जैसी शाखा छत पर बुरी तरह प्रहार कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि छत टूटने वाली है। बचकर भागो! रॉन चिल्लाया। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धकेला, परंतु वो अगले ही पल हैरी की गोद में गिरा, क्योंकि ऊपर से आने वाली शाखा ने उसे झटका दिया था। हमारा काम तमाम हो रहा है। वो दर्द से कराहा छत धंसने लगी थी, परंतु कार थरथराने लगी। इंजन दोबारा चालू हो गया। पलटो! हैरी चीखा और कार तेजी से पीछे की तरफ चल दी। पेड़ अब भी हमला करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें उसकी जड़ों जब वे उसकी पहुंच से बाहर निकल रहे थे, तब भी वो उन पर प्रहार करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रॉन ने हाँफते हुए कहा, बहुत करीबी मामला था। शाबाश कार। बहरहाल कार के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई थी। 2 जबरदस्त झटकों के साथ दरवाजे खुल गए। हैरी ने महसूस किया उसकी सीट के किनारे भी बाहर की तरफ खुल गए। अगले ही पल वो गीली जमीन पर पड़ा हुआ था। गिरने की जोरदार आवाजों ने उसे बताया कि कार डिक्की से उनका सामान निकालकर बाहर फेंक रही थी। हेडविग का पिंजरा हवा में उड़ता हुआ खुल गया। गुस्से भरी जोरदार चीख के साथ वो उससे बाहर निकली और पीछे मुड़कर देखे बिना महल की तरफ तेजी से उड़ गई। फिर पिचकी हुई खरोंचों से भरी कार धुआं उड़ाती हुई अंधेरे में घरमराने लगी। उसकी बत्तियां गुस्से में चमक रही थीं। वापस आओ! रॉन ने पीछे से अपनी टूटी छड़ी लहराते हुए कहा। डैडी मुझे मार डालेंगे! परंतु कार आखिरी बार धुआं उड़ाते हुए आवाज करते हुए उनकी नजरों से ओझल हो गई। तुमने देखा हमारी किस्मत कितनी खराब है, रॉन ने कहा और झुककर अपने चूहे को उठा लिया। हम किसी भी पेड़ से टकरा सकते थे, परंतु हमें उसी पेड़ से टकराना था जो पलटकर हम पर हमला करे। उसने मुड़कर देखा, लड़ाकू पेड़ खतरनाक तरीके से शाखाएं हिला रहा है। चलो छोड़ो, बेहतर होगा हम स्कूल की तरफ चलें, हैरी ने थके स्वर में कहा। यह उस तरह का भव्य आगमन नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनके शरीर अकड़े हुए थे, ठंडे और चोटग्रस्त थे। उन्होंने अपने संदूक का सिरा पकड़ा, घसीटते हुए घास भरी चढ़ाई पर चढ़ने लगे। वे बलूत की लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे लगता है दावत की शुरुआत हो चुकी है। उसने अपना संदूक अगली सीढ़ी के मुहाने पर छोड़ दिया। उसे चमकदार रोशनी से भरी खिड़की दिखी, जिसमें भीतर झांकने के लिए चुपचाप पहुंचा। अरे हैरी, यहाँ आकर देखो, चुनने की रस्म हो रही है। हैरी पहुंच गया। 4 लंबी भीड़ भरी टेबलों के ऊपर असंख्य मोमबत्तियां हवा में मंडरा रही थी। हॉगवर्ट्स की नुकीली काली टोपियों की भरमार के बीच हैरी ने फर्स्ट ईयर के डरे विद्यार्थियों को हॉल में लंबी लाइन में खड़े देखा। उनमें जिनी भी थी, जो लाल रंग के बालों के कारण आसानी से पहचान में आ गई। पास ही में चश्मा लगाने वाली जादूगरनी प्रोफेसर मैगोनिकल थी। उनके बाल कसकर बंधे हुए थे। वे नए विद्यार्थियों के सामने हॉगवर्ट्स की मशहूर बोलती टोपी स्टूल पर रख रही थी। फटी, गंदी और पेबंद लगी हुई सदियों पुरानी टोपी हर साल नए विद्यार्थियों को हॉगवर्ट्स के 4 हाउसों के लिए चुनती थी। हैरी को इसे पहनने का अनुभव याद था। ठीक 1 साल पहले उसने इसे पहनकर इंतजार किया था। वो इसके निर्णय को लेकर दहशत में था कि तभी ये टोपी उसके कान में जोर से बुदबुदाई। कुछ भयानक पलों तक तो उसे डर सताता रहा कि टोपी उसे नाग शक्ति में भेजने वाली है, जहाँ से काले जादूगर और जादूगरनियाँ निकलते हैं। परंतु अंत में गरुड़ द्वार में गया, जहाँ रॉन, हरमाइनी और बाकी वीजली भाई थे। एक बहुत से छोटे चूहे जैसे बाल वाले लड़के को टोपी अपने सिर पर रखने के लिए बुलाया गया। हेडमास्टर डम्बलडोर स्टाफ टेबल से चुनने की रस्म देख रहे थे। हैरी को गिल्ड्रॉय लॉकहार्ट भी दिखे, जो हल्के नीले रंग का दुशाला पहने थे। हैग्रिड अपने प्याले से लंबा घूंट ले रहा था। जरा देखो तो सही, स्टाफ टेबल पर एक कुर्सी खाली है। स्नैप कहाँ है? रॉन बुदबुदाया। प्रोफेसर सेवेरस स्नैप हैरी के सबसे कम प्रिय शिक्षक थे। हैरी भी स्नैप को सबसे कम प्रिय था। सब विद्यार्थियों द्वारा नापसंद किए जाने वाले स्नैप जादुई काढ़े का विषय पढ़ाते थे। शायद बीमार हूँ, रॉन ने कहा। शायद हॉगवर्ट्स छोड़कर चले गए हों, क्योंकि उन्हें एक बार फिर गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर नहीं बनाया गया, हैरी बोला। या फिर उन्हें निकाल दिया गया हो। मेरा मतलब है सब लोग उनसे नफरत करते हैं, रॉन ने जोशीली आवाज में कहा। या हो सकता है वो ये सुनना चाहते हो कि तुम दोनों स्कूल की ट्रेन में क्यों नहीं आए। उनके पीछे एक बहुत ठंडी आवाज आई। हैरी पलटकर घूमा।
ठंडी हवा में लहरा रहे काले दुशाले में सेवरस स्नेप खड़े थे। हैरी तत्काल समझ गया कि वो और रॉन गंभीर संकट में हैं। मेरे पीछे आओ, स्नेप ने कहा। एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करते हुए हैरी और रॉन स्नेप के पीछे चल दिए। स्नेप उन्हें गर्मी और रोशनी से दूर सकरी सीढ़ियों की ओर ले गए जो तहखाने तक जाती थी। अंदर, स्नेप ने ठंडे गलियारे के दरवाजे को आधा खोलते हुए इशारा किया। वो कांपते हुए स्नेप के पीछे मशहूर हैरी पॉटर और उसके वफादार सहयोगी वीजली को ट्रेन से आना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर धमाके के साथ आना चाहते थे, है ना बच्चों? उन्होंने धीमे से कहा। नहीं सर, ऐसा किंग्स क्रॉस के बैरियर के कारण हुआ। वो खामोश! तुम लोगों ने कार का क्या किया? स्नैप ने ठंडे लहजे में कहा। रॉन ने थूक गुटका। ये पहली बार नहीं था जब हैरी को एहसास हुआ कि स्नैप मन की बातें पढ़ लेते हैं। बहरहाल एक पल बाद हैरी को इसका कारण समझ में आया जब स्नैप ने आज का सांध जादूगर खोला। तुम्हें मगलुओं ने देखा था। उड़ने वाली फोर्ड एंग्लिया ने मगलुओं को अचंभे में डाला। उन्होंने फुफकारते हुए उन दोनों को अखबार की हेडलाइन दिखाई और उसे ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू किया। लंदन में 2 मगलुओं को विश्वास है कि उन्होंने एक पुरानी कार को पोस्ट ऑफिस के टावर पर उड़ते हुए देखा था। दोपहर में नॉरफोक में अपने कपड़े बाहर डालने के लिए आई मिसिस हैची बेलिस पीवल्स के मिस्टर एंग्स फ्लीट ने पुलिस को सूचना दी है। कुल मिलाकर 6 या 7 मंगलू। मुझे लगता है तुम्हारे पिता मंगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग में काम करते हैं। वे रॉन की ओर देखकर कुटिलता से मुस्कुराए और बोले, और उन्हीं का बेटा। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में लड़ाकू पेड़ की कोई शाखा घुस गई हो। अगर किसी को ये पता चल गया कि मिस्टर वीजली ने कार पर जादू किया है, इसके बारे में तो उन्होंने सोचा नहीं था। स्नैप ने कहा, पार्क की तलाशी लेने के बाद मैंने पाया है कि बहुत ही मूल्यवान लड़ाकू पेड़ को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। हमने पेड़ को जितना नुकसान पहुंचाया है उससे ज्यादा कहीं नुकसान उसने हमें पहुंचाया है, रॉन के मुंह से निकला। खामोश! ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग मेरे हाउस में नहीं हो। मैं जाकर ऐसे लोगों को बुला लाता हूँ जिनके पास इस सुखद निर्णय लेने की शक्ति है। तब तक तुम लोग यहीं इंतजार करोगे। हैरी और रॉन ने सफेद चेहरे से एक दूसरे को घूरा। हैरी की भूख गायब हो गई थी। अगर स्नैप प्रोफेसर मैकगोनिगल को बुलाने गए हैं, जो गरुड़द्वार हाउस की प्रमुख थी, तो उनकी स्थिति में कोई खास बेहतरी नहीं हो सकती थी। वो स्नैप से ज़्यादा निष्पक्ष थी, परंतु इसके बावजूद वो बहुत कठोर थी। 10 मिनट बाद स्नैप लौटे, निश्चित रूप से साथ प्रोफेसर मैकगोनिगल थी। हैरी ने प्रोफेसर मैकगोनिगल को पहले भी कई बार नाराज देखा था, परंतु या तो वो भूल गया था कि उनका मुंह कितना पतला दिख सकता है, या फिर उसने उन्हें पहले इतना नाराज कभी नहीं देखा था। उन्होंने अंदर आते ही छड़ी उठाई। रॉन और हैरी हट गए, परंतु उन्होंने छड़ी से सिर्फ खाली अंगीठी की तरफ इशारा किया। आग की लपटें निकलने लगी। बैठो, वे बोली। वे दोनों आग के पास रखी कुर्सियों में बैठ गए। बताओ, उन्होंने कहा। उनका चश्मा खतरनाक तरीके से चमक रहा था। रॉन ने कहानी बताना शुरू की, जो स्टेशन के बैरियर से शुरू हुई। प्रोफेसर, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम ट्रेन में नहीं बैठ सकते थे। तुम लोगों ने उल्लू के माध्यम से चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? मुझे यकीन है तुम्हारे पास उल्लू है, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने हैरी से ठंडे लहजे में कहा। हैरी को अब याद आया कि उन्हें यही करना चाहिए था। हैरी उनकी तरफ मुंह फाड़े देखता रहा। ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया। जाहिर है, प्रोफेसर मैकगोनिगल बोली। ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पहले से ज़्यादा खुश नजर आ रहे स्नैप ने उसे खोला। वहाँ हेडमास्टर प्रोफेसर डम्बलडोर खड़े थे। हैरी का शरीर सुन्न पड़ गया। डम्बलडोर असामान्य रूप से गंभीर दिख रहे थे। हैरी के मन में अचानक ये इच्छा जागी कि काश इस समय लड़ाकू पेड़ रॉन पर और उस पर प्रहार कर देता तो कितना अच्छा होता। एक लंबी खामोशी छाई रही। फिर डम्बलडोर बोले, स्पष्ट कीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? अगर वो चिल्लाते तो हैरी को बुरा नहीं लगता। उनकी आवाज़ में निराशा का भाव सुनकर उसे बुरा लगा। किसी कारण से डम्बलडोर से नजरें नहीं मिला पा रहा था और इसके बजाय वो उनके घुटनों की तरफ देखकर बोल रहा था। उसने डम्बलडोर को हर चीज़ बताई, सिवाय इसके कि मिस्टर वीजली उस जादुई कार की मालिक थी। उसने ऐसा जताया जैसे उसे और रॉन को स्टेशन के बाहर उड़ने वाली कार खड़ी मिल गई थी। वो जानता था कि डम्बलडोर तत्काल असलियत समझ जाएंगे, परंतु डम्बलडोर ने कार के बारे में कुछ नहीं पूछा। जब हैरी ने अपनी बात पूरी की तो वो सिर्फ चश्मे से घूरते रहे। रॉन ने हताशा भरे स्वर में कहा,
तो हम जाएं और अपना सामान ले आएं? प्रोफेसर मैगोनिकल गरजी, तुम क्या बोल रहे हो वीजली? आप हमें स्कूल से निकाल रहे हैं, है ना? रॉन ने कहा। हैरी ने जल्दी से डंबलडोर की तरफ देखा। आज नहीं मिस्टर वीजली, परंतु तुम दोनों को उस गलती की गंभीरता से परिचित करवाना चाहता हूं जो तुमने की है। आज ही मैं तुम दोनों के परिवारों को खत लिखूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की, मेरे पास निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। स्नेप का चेहरा ऐसे दिख रहा था जैसे उसे क्रिसमस मनाने से रोक दिया गया हो। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, प्रोफेसर डंबलडोर, इन लड़कों ने नाबालिग जादूगरी के नियमों को तोड़ा है और एक पुराने बेशकीमती पेड़ को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इन लड़कों की सजा तय करने का फैसला प्रोफेसर मैगोनिकल के हाथ में है सेवरस, डंबलडोर ने शांति से कहा। ये उनके हाउस में है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। वे प्रोफेसर मैगोनिकल की ओर मुड़े। मुझे दावत में वापस जाना है मिनर्वा, मुझे कुछ नोटिस पढ़कर सुनाने हैं। आओ सेवरस, एक बहुत जायकेदार दिखने वाला कस्टर्ड टार्ट है जिसे मैं चखना चाहता हूँ। अपने ऑफिस से जबरन बाहर ले जाए गए स्नैप ने हैरी और रॉन को बहुत खुंखार निगाहों से देखा। अब वे दोनों प्रोफेसर मैगोनिकल के साथ अकेले थे, जो किसी गुस्सैल बाज की तरह उन्हें देख रही थी। वीजली, बेहतर होगा तुम अस्पताल जाओ, तुम्हारे घाव से खून निकल रहा है। तुम्हें चोट नहीं लगी है? रॉन ने कहा और जल्दी से अपनी आंख के ऊपर का घाव आस्तीन से पूछा। प्रोफेसर, मैं अपनी बहन का चुनाव देखना चाहता था। चुनने की रस्म पूरी हो चुकी है। तुम्हारी बहन भी गरुड़ द्वार में है, प्रोफेसर मैगोनिकल बोली। ये तो बहुत अच्छा हुआ, रॉन बोला। गरुड़ द्वार की बात आई तो प्रोफेसर मैगोनिकल तेजी से बोली, परंतु हैरी बीच में ही बोल पड़ा। प्रोफेसर, जब हमने कार ली थी तो सत्र नहीं शुरू हुआ था, इसलिए गरुड़ द्वार के पॉइंट कम नहीं होने चाहिए, प्लीज। उसने बात पूरी करने के बाद चिंता से उनकी तरफ देखा। प्रोफेसर मैगोनिकल ने उन पर पैनी निगाह डाली, परंतु उसे विश्वास था कि वो पल भर के लिए मुस्कुराई थी। चाहे जो भी हो, उनका मुंह कम पतला दिख रहा था। मैं गरुड़ द्वार का पॉइंट कम नहीं करूंगी, वे बोली और हैरी का दिल हल्का हो गया। परंतु तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। ये हैरी की उम्मीद से कहीं बेहतर था। जहां तक वो जानता था, डजले परिवार को खत लिखने का सवाल था, उसे कोई डर नहीं था। हैरी जानता था कि वो इस बात से निराश होंगे कि लड़ाकू पेड़ ने उसका कचूमर क्यों नहीं निकाला। प्रोफेसर मैगोनिकल ने अपनी छड़ी उठाई, स्नेप की डेस्क की तरफ हिलाई। सैंडविच से बनी बड़ी प्लेट, चांदी के 2 प्याले और बर्फ डले कद्दू के जूस का एक जग खट की आवाज के साथ वहां प्रकट हो गया। तुम लोग खा लो और सीधे अपने कमरे में जाओ, मुझे दावत में जाना है। जब उनके पीछे दरवाज़ा बंद हुआ तो रॉन ने एक लंबी लेकिन धीमी सीटी बजाई। उसने सैंडविच को झपट कर उठाया। मुझे तो लग रहा था हमारा काम तमाम हो गया। मुझे भी ऐसा ही लगा था, हैरी ने सैंडविच उठाते हुए कहा। तुमने देखा हमारी किस्मत कितनी खराब थी। फ्रेड और जॉर्ज ने 5-6 बार उड़ाया उस कार को, परंतु किसी मगलू ने नहीं देखा। उसने अपने मुंह का निवाला निगलकर एक और बड़ा कौर ठूस लिया। हम लोग बैरियर से क्यों नहीं निकल पाए? हैरी ने कंधे उचकाए। अब हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। वो कद्दू का जूस का घूंट कृतज्ञता से पीते हुए बोला, काश हम दावत में जा पाते। वो नहीं चाहती थी कि लोग सोचें कि कार से उड़कर आना कोई शाबाशी की बात है, रॉन ने समझदारी से कहा। उन्होंने पेट भर सैंडविच खाए। प्लेट खाली होने के बाद दोबारा अपने आप भर जाती थी। वे उठे और ऑफिस के बाहर निकलकर गरुड़ द्वार टावर के जाने पहचाने रास्ते पर चल दिए। महल में शांति थी। लग रहा था दावत खत्म हो गई है। वो बुदबुदाती तस्वीरों और चरमराते कवचों के पास से गुजरे और पत्थर की सकरी सीढ़ियों पर चढ़े, जब तक कि उस जगह नहीं पहुंच गए जहां गरुड़ द्वार टावर का प्रवेश द्वार छुपा था। ये प्रवेश द्वार गुलाबी रेशमी पोशाक पहनने वाली बहुत मोटी औरत की ऑयल पेंटिंग के पीछे थी। जब वे पास आए तो मोटी औरत ने पूछा, पासवर्ड? अरे, हैरी बोला। वे नए साल का पासवर्ड नहीं जानते थे क्योंकि गरुड़ द्वार के किसी प्रीफेक्ट से नहीं मिले थे, परंतु उन्हें तत्काल मदद मिल गई। उन्होंने पलट कर देखा, हरमाइनी भागती हुई उनकी तरफ आ रही थी। तो तुम लोग यहाँ हो? तुम लोग अब तक कहाँ थे? कितनी मूर्खतापूर्ण अफवाहें फैल रही थी। कोई कह रहा था कि तुम्हें उड़ती हुई कार टकराने के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। देखो, हम अब स्कूल में हैं, हमें नहीं निकाला गया है, हैरी ने आश्वस्त किया। कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि तुम यहाँ कार से उड़कर आए हो? हरमाइनी बोली। उसकी आवाज प्रोफेसर मैगोनिकल जितनी गंभीर थी। भाषण छोड़ो और हमें नया पासवर्ड बताओ। पासवर्ड तो वेटल बर्ड है, हरमाइनी ने अधीरता से कहा, परंतु मुद्दे की बात ये नहीं है। बहरहाल उसके शब्द अधूरे रह गए क्योंकि मोटी औरत की तस्वीर हट गई और वहां पर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। लग रहा था जैसे पूरा गरुड़ द्वार हाउस जाग रहा था।
भीड़ भरे गोलाकार हॉल में इकट्ठा था। सभी तिरछी टेबलों और आवाज करने वाली कुर्सियों पर बैठकर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। हैरी और रॉन को भीतर खींचने के लिए तस्वीर के छेद से हाथ बाहर निकले और हरमाइनी को उनके पीछे अपने आप चलकर आने के लिए छोड़ दिया गया। बहुत बढ़िया, अद्भुत, क्या शानदार आगमन। कार उड़ाकर सीधे लड़ाकू पेड़ से टकरा दी। लोग इस बारे में बरसों तक बातें करते रहेंगे। ली जॉर्डन चीखा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, 5th ईयर में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने हैरी से कहा, जिससे अब तक हैरी की एक बार भी बातचीत नहीं हुई थी। किसी ने उसकी पीठ ठूंकी जैसे उसने अभी अभी मैराथन जीती हो। फ्रेड और जॉर्ज भीड़ से धक्का मुक्की करते हुए आगे आए। एक साथ बोले, तुमने हमें वापस क्यों नहीं बुलाया? रॉन का चेहरा लाल हो गया। वो शर्म से दांत दिखा रहा था, परंतु हैरी को वहां एक ऐसा चेहरा दिख रहा था जो कतई खुश नजर नहीं आ रहा था। पर्सी कुछ रोमांचित नए विद्यार्थियों के सिरों के ऊपर से दिख रहा था और करीब आने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें वहां से दफा कर सके। हैरी ने रॉन की पसलियों में हाथ चुभाकर पर्सी की तरफ इशारा किया। रॉन को तत्काल बात समझ में आ गई। ऊपर जाना होगा, थोड़े थक गए हैं, वो बोला और दोनों कमरे के दूसरी ओर दरवाजे की तरफ रास्ता बनाने लगे जो घुमावदार सीढ़ियों और कमरों तक जाता था। गुड नाइट, हैरी हरमाइनी की तरफ देखकर बोला, जिसके चेहरे पर वैसी ही त्योरियां चढ़ी थीं जैसे पर्सी के चेहरे पर। वे किसी तरह हॉल के दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो गए। हालांकि अभी भी विद्यार्थी उनकी पीठ थपथपा रहे थे। वे अपने पुराने कमरे में पहुंच गए जहां अब 2nd ईयर का बोर्ड लगा था। वे अपने जाने पहचाने गोल आकार के कमरे में दाखिल हुए जिसमें 5 मसहरी पलंग लगे थे जिन पर लाल मखमली पर्दे लगे थे। कमरे का दरवाजा खुला और 2nd ईयर के बाकी बच्चे अंदर आ गए। सीमस फिनिगन, डीन थॉमस और नेविल लॉन्गबॉटम। अविश्वसनीय, सीमस ने दमकते हुए कहा। आश्चर्यजनक, डीन बोला। अद्भुत, नेविल ने श्रद्धा भाव से कहा। हैरी मजबूर हो गया, वो भी दांत दिखाने लगा।